बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्योंकि ब्रेक से पहले बात हो ही गई थी कि भाई चाइना ने पहले बहुत पैसा पाकिस्तान को देता था, अब नहीं देता, अब उसको तुर्की दे देता है या अरब कंट्री दे देते हैं, या अब अमेरिका उसके साथ कुछ पैसे की डील वील कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि चाइना ने कितना इन्वेस्ट किया उस प्रोजेक्ट में, जिसको ये बेल्ट एंड वो सीपेक कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अकूत पैसा डाला उसके अंदर। लेकिन जैसा सर कह रहे थे, वो है अंधा कुआं। अंधा कुआं है पाकिस्तान, आप उसमें कुछ भी डाल दो, वापस उसका कोई रिटर्न नहीं आएगा। अब एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, वहां की कोई यूट्यूबर है, वो ग्वादर का, जहां ग्वादर पर पोर्ट बनाया पाकिस्तान के लिए, चाइना ने बनाया। पाकिस्तान ने 1 रुपया नहीं लगाया, चाइना ने बनाया। खूबसूरत एयरपोर्ट, आप उसको देखिए। जगह जगह चाइनीज में जो है साइन लगे हुए हैं, क्योंकि वहां चीनी लोग उतरेंगे, और कौन उतरेगा, वो कोई टूरिस्ट स्पॉट तो है नहीं। ये टर्मिनल वो दिखा रही हैं पूरा पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन ना एक आदमी, ना एक जहाज, कोई यूट्यूबर किसी एयरपोर्ट के रनवे पे जा सकता है क्या? वो रनवे पे जाके दिखा रही है। और ये एयरपोर्ट आज का नहीं बना हुआ, इसको बने काफी टाइम हो चुका है, इसको बने हुए मेरे ख्याल से 2-1 साल हो चुके बने हुए, लेकिन आज तक इस पर कोई ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह आपको बताऊंगा। पहले आप जरा ये देखिए। उसने बहन ने पूरा एयरपोर्ट जो है वो घुमा दिया, लेकिन एयरपोर्ट पर आपको कोई आदमी दिखाई दिया, कोई हवाई जहाज दिखाई दिया हो। ये घोस्ट सिटी और घोस्ट एयरपोर्ट है। ग्वादर भी घोस्ट सिटी है, कोई काम नहीं होता वहां पर। क्यों, कौन नहीं करने दे रहा है वो बताता हूं। लेकिन सर सीपेक, कई लोग कहते हैं सीपेक इज डेड, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग डेड है। अभी उससे पहले भी हमने जब चाइना को लेकर बात की थी, हालांकि सीपेक को लेकर भारत में भी बहुत दुविधा हो रही थी, भारत को भी उससे परेशानी चल रही थी, और बार बार इस पर चर्चा हो रही थी कि सीपेक का जो है उससे भारत को कितना असर पड़ेगा और पाकिस्तान का कितना फायदा है, और पाकिस्तान चाइना को रिलेशनशिप में, इकोनॉमिक रिलेशनशिप में कितना बड़ा काम वो होगा। लेकिन चाइना जिस तरह से अपने आप को बैकआउट ही कर रहा है, एक तरह से समझ लीजिए, तो उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। और वही एक बड़ी वजह है, खाली पड़ा हुआ है एयरपोर्ट, कि उसको कोई इस्तेमाल ही वो नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक सीपेक की एक्टिविटी नहीं होगी तब तक इसका भी कोई मायने नहीं है। पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों को वो क्या कहना चाहिए, सारे घर के बदलने की जरूरत है। अब यहाँ मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये सारा प्रोजेक्ट, जहाँ पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है, सब कुछ है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान लगभग आज़ाद हो चुका है। हमने आपको परसों तरसों एक बयान सुनाया था कि बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर अपने क्वेटा शहर की जो कैपिटल है उसके बाहर बिना हेलीकॉप्टर के नहीं जा सकता। क्वेटा के भी एक छोटे से हिस्से में पाकिस्तान की हुकूमत चलती है, वरना सब आज़ाद है, सब आज़ाद है। और बलोच लिबरेशन आर्मी वाले, बलोच लिबरेशन फोर्स वाले रोज मारते हैं पाकिस्तानी सेना को। लेकिन ये कितना जुल्म, और वही लोग हैं जिन्होंने कह रखा है कि कोई हमारे यहाँ बाहर का आदमी नहीं आएगा। वो चीनियों को भी उन्होंने पीछे चीनियों को मारा भी है। चीनी इंजीनियर आते थे, तमाम टेक्नीशियंस आते थे, कई लोगों को उन्होंने मारा भी है। इस एयरपोर्ट के बाहर ब्लास्ट भी हुआ एक बार, उन्हीं लोगों ने धमाका भी किया था एक बार, डराने के लिए कि चाइना पीछे हट जाए, हमारे यहाँ हमारे चीजों को मत छुओ। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बलोच जो है ना, बहुत लड़ाके हैं, बहुत लड़ाके हैं। लेकिन उनके साथ क्या जुल्म होता है, इसकी अगली तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। बलोच महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, मैंने खबर ये 3-4 दिन से सुन रहा था, तो मुझे तस्वीर मिली, तो मैं आपको दिखाता हूं। इसमें आप एक खास चीज नोटिस करेंगे, इसको फुल स्क्रीन ले लीजिए पिक्चर को। एक खास चीज आप इसमें नोटिस करेंगे, इसमें एक तो ज्यादातर महिलाएं हैं, सड़क के किनारे छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हुए हैं, और इन सब के हाथों में तस्वीरें हैं। मैंने कभी ऐसी पिक्चर्स नहीं देखी। ये सारे उन लोगों की तस्वीरें हैं, किसी का बाप, किसी का भाई, जिनको गायब कर दिया पाकिस्तान से, गायब कर दिया, इनके पता ही नहीं है। हजारों हजार ऐसे लोग हैं नामालूम, जिनका पता ही नहीं वो लोग गए कहां, अचानक घर से निकले और गायब हो गए, लौटे ही नहीं। फिर कभी कभी जो है किसी कब्र में कहीं पता चलता है कि ये अनमार्क्ड ग्रेव है, या कभी कोई लाश जो है सड़क किनारे कहीं पड़ी मिल जाती है। और तो और पाकिस्तानी सेना के जुल्म का आलम यह है कि ये हेलीकॉप्टर में, जैसे कोई लड़ाका कोई मिल गया, इनको विद्रोही मिल गया, हेलीकॉप्टर में ले जाते और हेलीकॉप्टर से फेंक देते। ये सिर्फ और सिर्फ ये नफरत है, और इससे ज्यादा जुल्म आप किसी के ऊपर क्या कर सकते हो। तभी बलोचों की यह हालत है कि उनको मरने से डर नहीं लगता। सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं सबसे ज्यादा बलोच, सबसे ज्यादा टीटीपी के बराबर सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं।
बलोच आर्मी वाले, मरने का डर ही नहीं रह गया, इतना मारा पाकिस्तान की सेना ने। समीर जी, बहुत बुरी स्थिति है बलूचिस्तान के लोगों की वहाँ पे। और सिर्फ ये नहीं है कि उनके लोगों मतलब पुरुषों को और बच्चों को उठा के ले जाते हैं या हवाई जहाज से फेंक दिया या गायब कर दिया, महिलाओं के साथ जो अत्याचार वहाँ किया जाता है, इन महिलाओं को उठा के ले जाते हैं सैनिक, वहाँ पर उनके साथ गैंगरेप करते हैं, उनको बेच देते हैं मार्केट के अंदर, बहुत बुरी स्थिति है। और अब जो बलूचिस्तान स्टेज पर चला गया है कि भाई अब हमें आज़ादी चाहिए, और क्वेटा के बाहर पूरी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया है, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान को बचाकर रखना। आने वाले समय के अंदर मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा समय नहीं है, बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश हो जाएगा, पाकिस्तान से वो पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएगा। उनके जो प्रधानमंत्री अभी जो क्वेटा के बाहर निकलने के लिए हेलीकॉप्टर का और सुरक्षा का व्यवस्था करते हैं, वो समय दूर नहीं है कि बलूचिस्तान वहां पर भी पूरा कब्जा कर लेगा। चीन ने तमाम कोशिश की वहां पर, लेकिन अब चीन ने भी हाथ खड़े कर दिए और ये दिख रहा है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, पाकिस्तान के आतंक और हिंसा से वो मुक्त होने जा रहा है। ये तो बलूचों की मैंने बात की है कि ये इनके ऊपर जुल्म होता है और ये कैसे लड़ते हैं। अब वो टीटीपी वाली बात मैं आपको दिखा दूंगा। मजाक नहीं कर रहा था जब मैं आपसे कह रहा था कि टीटीपी वाले पाकिस्तानी सेना की पैंटें उतार के, कैलिशनिकोव राइफल टांगी हुई है, उसके ऊपर पाकिस्तान सेना की पैंट टंगी हुई है, वो ऐसे लेके घूमते हैं। देखिए हालत, ये देखिए। नहीं, देखिए एक तो ये कि जो उसकी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे थे, तो उसको देश के लोगों को थोड़ा गंभीरता से सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोलिए। 2014 में भारत सरकार जब बदली तो बड़ी कड़ाई से, ऐसा नहीं कि पहले की सरकार कोई सहमति दे रही थी, हमारी किसी सरकार ने उसको सहमति नहीं दी, पहले की भी, यूपीए की भी, उसके पहले की भी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और चीन की भारत से नाराजगी के प्रति एक बड़ी वजह ये भी थी, क्योंकि जो उसका पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट था सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके जरिए वो भारत पर दबाव बनाना चाह रहा था और दुनिया के एक मॉडल देना चाह रहा था जी। चीन ने एक गलती ये कर दी कि सीपीईसी जो बना बड़ा शानदार है, वो भी घोस्ट, आप उसको एक्सप्रेसवे कह सकते हैं, उसके दोनों तरफ उसने अपनी सर्विलांस सिटी बना दी, यानी पूरी तरह से उनके ऊपर कंट्रोल, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, और उसको लेकर बलोचों में भयानक विद्रोह हुआ। वो चाइनीज इंजीनियर माने, चाइनीज बस्तियों पर हमला किया, पोर्ट जाते हुए उनको जैसे बहुत बड़े किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसे 4 इंजीनियर ले जाना होता है, तो पूरी की पूरी बैरक चलती है साथ में। तो एक तो ये जानना बहुत जरूरी। अब ये वाला जो हिस्सा आप कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा वाला, ये तो पाकिस्तान के हाथ से अब निकल चुका है। और ठीक है, वो जो सच कुछ ऐसा ही है कि भाई पैंट गीली हो गई तो सूखने के लिए तो कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। अब वो निकल रहे हैं तो अपना सुखा लेते हैं उसी में। लेकिन जरा सोचिए, आप कल्पना कीजिए, क्या किसी भी सोवरेन कंट्री की सेना के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार संभव है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान कोई भी सोवरेन कंट्री नहीं रह गया है। ये जो आतंकवादियों का अड्डा था, इस आतंकवादियों के अड्डे में छोटे बड़े अलग अलग किस्म के आतंकवादी हैं, और सेना वो भी एक छोटे आतंकवादी समूह की तरह काम करती है, ये तो जो बड़े लोगों से पिट रही है। अरे अब एक चीज बता दूं आपको मैं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर ऐसा करने में ये टीटीपी वाले, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले कामयाब हो गए। इनके प्रवक्ता ने ऐलान किया कि अब हम अपनी एयरफोर्स बनाएंगे, एयरफोर्स बनाएंगे टीटीपी वाले। एयरफोर्स मैं पढ़ रहा था तो भाई आज तक एक ही मिसाल है दुनिया में कि किसी विद्रोही गुट के पास कोई एयरफोर्स हो, तो वो लिट्टे था, एलटीटी के पास एयरफोर्स भी थी, नेवी भी थी। अब ऐसा जाहिर है आपको, कोई उसके पास जगुआर विमान नहीं था, जैसा भी था, लेकिन उसके पास एयरफोर्स के नाम पे जहाज थे। ये क्लेम कर रहे हैं कि हम अपनी एयरफोर्स बनाएंगे। ये तो जमीन पे नहीं सांस लेने देते पाकिस्तान की सेना को, हवा में अगर इनके पास कुछ आ गया तो क्या करेंगे? अच्छा, आज एयरफोर्स के लिए कोई आपको जहाजों की जरूरत नहीं है, कोई रनवे की जरूरत नहीं है, आज तो ड्रोन की लड़ाई है। तो ये कम से कम वो हासिल करना चाहते हैं, और अगर इन्होंने कर लिया तो आप फिर पाकिस्तान के अंदर युद्ध जो है, गृह युद्ध, ये एक अलग ही लेवल पर होगा। सर, गृह युद्ध की स्थिति में तो पहुंच गया। आप दोनों इलाकों की, जब अभी आपने एक के बाद एक इन दोनों इलाकों की बात की, बलूचिस्तान की और ये खैबर की, उससे इतना परेशान पाकिस्तान है। और फिर अंदर वाले जो इलाके हैं, जिसको आप पंजाब का इलाका दें, तो वहाँ पर भी अब इमरान साहब को लेकर एक नई लड़ाई, पूरे दिन हर दिन परेशान सरकार वहाँ पर हो रही है। सिंध का भी हमने देखा था कि बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगातार वो ऐसी स्थिति में घिरता जा रहा है, और आर्थिक स्थिति जितनी कमज़ोर हुई है, उससे गृह युद्ध की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं, आशंकाएं लगातार बढ़ती जाती है। और गृह युद्ध कब होता है कि जब आपको उस सरकार में भरोसा ही नहीं रह गया। तो यहाँ पर सरकार का भरोसा खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और उस वजह से लगातार ये चल रहा है, और इमरान खान के लिए जिस तरह से लगातार दबाव बनता जा रहा है, तो वो गृह युद्ध की तरफ पहुंच रहा है। दूसरी बात ये होती है सर कि हमारे यहाँ भी नक्सलवाद था, अब तो खत्म ही हो गया लगभग। मार्च की डेडलाइन दी हुई है गृह मंत्री ने,
तो पहले मैं देखता था कोई वेस्ट में कोई रिपोर्ट छपती थी तो वो कभी तुलना कर देते थे इंडिया पाकिस्तान की, तो कहते थे कि दोनों के कुछ कुछ हिस्से जो हैं वो वहां की सरकार के कब्जे में नहीं है, काबू में नहीं है। तो हमारे यहाँ पर वो काम लगातार हो रहा है और वो खत्म हो गया, नक्सलवाद खत्म, कोई इंटरनल स्ट्राइफ ऐसी नहीं बची। लेकिन जम्मू कश्मीर में छुटपुट छोड़ दे सर, उसमें दोनों काम हुए ना, डेवलपमेंट के बिना नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान पाकिस्तान आप ठीक कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं हमने खत्म कर दिया। भारत की टेरिटरी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो आज जहां भारत सरकार का कानून नहीं चलता। पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान ऐसा है जहां पर पाकिस्तान की सरकार का कानून नहीं चलता, ये अंतर है। और ये लड़ाई टीटीपी वालों की कम से कम 20 साल से चल रही है। मैं तो जब आया था नया नया इस प्रोफेशन में, तब से सुन रहा हूं मैं कि टीटीपी के साथ लड़ाई चल रही है। एक वक्त तो इनके पास पूरी स्टेट थी और वो 20-25 साल से खत्म नहीं कर पा रहे इनको, ये उनकी प्रॉब्लम है बड़ी। अब आप देखिए आगे एक प्रॉब्लम, अभी आपने इमरान खान का नाम लिया, हमने आपको बताया था कि इमरान जेल में कैसे रखा जाता है, उनकी वाइफ को कैसे रखा जाता है। ये एक वक्त पाकिस्तान का विदेश मंत्री होगा, पहचान रहे होंगे सर आप इनको, शाह महमूद कुरैशी। ये शाह महमूद कुरैशी है, ये बड़ा अच्छा विदेश मंत्री था, बहुत लंबे टाइम तक विदेश मंत्री रहा इमरान खान की सरकार में भी, उससे पहले भी। और इनका एक बड़ा नोटोरियस बयान था कि जंग हो जाएगी, तो वो जब बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था हमने, तो उसके बाद उन्होंने कहा था मंदिरों में घंटियां नहीं बजेंगी, ऐसा कुछ बयान दे दिया था। आप देखिए कैसे इनको घंटे की तरह बजाते हैं ये पाकिस्तान के पुलिस वाले। फॉरेन मिनिस्टर है यार वो देश का, एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर, वो उसको बेल मिली, वो जेल के बाहर आया और बाहर आते ही लोगों ने फिर अरेस्ट कर लिया किसी दूसरे केस में, और उसके बाद धक्के मार के उसको लेके गए। सुनिए, ये हो रहा है वहां पाकिस्तान। अब ये इनके साथ ही हो रहा होगा तो इमरान खान साथ तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो रहा होगा। नहीं, बहुत ही और देखिए धक्के मारे जा रहे हैं उसको। जिस प्रकार का व्यवहार पुलिस वालों का है तो सामान्य आदमी क्या पाकिस्तान के अंदर हालात होगी। और ये बड़े तेज तर्रार विदेश मंत्री थे, ऐसा नहीं है, बड़े पढ़े लिखे माना जाता है इनको, और बड़े तेज तर्रार विदेश मंत्री थे। अब जब विदेश मंत्री की यह हालात है, और सामान्यतः देखा जाता है जैसा क्रिमिनल के साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं कि क्रिमिनल निकलने लगता है, बहुत मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो, तो पहले से पुलिस जो है 3-4 धाराएं और बचा करके रखती है, ताकि जब लगे तो दोबारा हम उसको जब उम्मीद रहती है कि कोर्ट इसे छोड़ देने वाला है, तो 3-4 धाराएं पहले से तैयार करके रखती है ताकि उसको दोबारा। तो मुझे इनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से जरूर पाकिस्तान पुलिस को लग रहा होगा कि इनको बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए पहले से 3-4 केसेस को और प्रॉप अप करके उन्होंने। लेकिन इस आदमी से भी इतना खौफ है, इमरान से तो समझ में आता है, इमरान के साथियों से भी इतना खौफ है बिल्कुल इनको बाहर नहीं। इसका मतलब ये कि इमरान की कोई सीनियर लीडरशिप बाहर ना रहे, क्योंकि सीनियर खास लोगों में से थे इमरान खान के। वो ठीक है, वो सोहेल आफरीदी उनके चीफ मिनिस्टर है, यंग आदमी है, वो चला रहे, उसके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। लीडर तो ये लोग थे पार्टी के, इनको बाहर नहीं आने देना। उसको भी पुलिस पीट देती है, मुख्यमंत्री को पुलिस पीट देती है, मुख्यमंत्री को पीट देती है, उनको भी तो पीटा था वो, ये हालत है। सर अब एक बड़ी खबर की हम लोग बात कर ले। आज रूस यूक्रेन जंग के हवाले से बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात चल रही है, होनी है, क्योंकि उनका तो रविवार अभी शुरू होगा ना, उनसे एक दिन पहले पीछे हो, तो होगी मुलाकात ये। अब यहाँ ये मुलाकात इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ट्रंप ने पहले ही कहा था कि मिलूंगा तब जब बात आगे बढ़ेगी। जेलेंस्की अपनी तरफ से पीस प्लान को 20 पॉइंट में ओके कर चुके हैं, पुतिन का जवाब नहीं आया है, लेकिन ट्रंप ने जरूर बात की होगी उनसे भी, क्योंकि एक पक्ष ने क्लियर कर दिया अपना मामला भी, मेरे लिए ये मैं इस पर सहमत हूं। तो क्या पुतिन उस पर सहमत होंगे, ये सवाल है। लेकिन ट्रंप ने कल एक बात कह दी अहम, इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने कह दिया कि ये 20 पॉइंट हो चाहे 25 पॉइंट हो जो जेलेंस्की लेके आए हैं, बोले ये फाइनल तब होंगे जब मैं ओके करूंगा, अभी मैंने ओके नहीं किया है। तो क्या वो ये, क्योंकि जेलेंस्की ने पूरी भूमिका बांध दी थी कि ऑलमोस्ट डन, न्यू ईयर से पहले अच्छी खबर आ जाएगी। ट्रंप के ये बोलने का मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं कि शायद पुतिन इज नॉट ओके, तभी उन्होंने कहा कि ओके तब होगा जब मैं करूंगा। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा था कि जेलेंस्की साहब भले ही पहुंच गए हों, जब तक पुतिन इस पर एग्री नहीं कर रहे। आपको याद है कि हम लोग चर्चा करते हुए 25 को क्रिसमस पर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पूरा क्रिसमस का एक बड़ा होता है, अब न्यू ईयर को लेकर हो रही है। मुझे लगता है रास्ता वो चल रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा, और पुतिन अभी तक तैयार नहीं है। पुतिन बहुत एक तरह से कहिए टफ नट जैसे लोगों में से हैं, और जब पूरा लड़ाई, पूरी जो व्यवस्था है वो उनके पक्ष में है एक तरह से, भाई वो तो कुछ अभी ऐसा लूज नहीं कर रहे, जमीन उनके हाथ में आ गई है, जमीन उनके हाथ में सब कुछ है, तो वो इतनी आसानी से इस डील को करने वाले नहीं हैं। साथ इस मीटिंग से जस्ट पहले पुतिन ने कैसे हमले किए ना, वो भी आप तस्वीर देखिए आप। उफ, जंग क्या होती है देखिए। और ये जब जेलेंस्की निकल गए अमेरिका के लिए तब हमले हुए, कीव पर भी किया। ये तो तस्वीर एक बार फिर चलाइए, ये वाला, ये ड्रोन आता हुआ आपको दिखाई देगा इसमें।
और तस्वीरें जो देखिए, ये सब हमले हो रहे हैं, क्या मतलब? जेलेंस्की ने लेकिन एक बात बोली है कि अगर पुतिन 60 डेज के लिए सीज फायर के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर जो जमीन लेने की उनका जो जिद है उसके लिए मैं देश के अंदर रेफरेंडम करवाऊंगा, लोगों की मतलब देश की जनता से राय लूंगा कि क्या करना चाहिए, और जो देश की जनता कहेगी उसके हिसाब से फिर हम तय करेंगे कि हमें क्या बढ़ना है। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि भाई कम से कम 60 दिन का तो एक सीज फायर किया जाए, उसमें बातचीत की जाए। ट्रम्प सर, लेकिन पुतिन कह चुके हैं नो सीज फायर, मुझे फाइनल सोल्यूशन चाहिए इसका। और पुतिन इसमें जाएंगे ही नहीं ना, इस मामले में वो जाना नहीं चाहते ना। वो सीज फायर क्यों करेंगे? वो तो जीत रहा है। बिल्कुल, वो तो लड़ाई उसके हक में है पूरी। वो तो इसलिए चाह रहे होंगे कि नाटो वगैरह जो है वो अपने आप को रीअसेंबल करे, रीप्रिपेयर करे, रीआर्म्ड करे। और वो पुतिन क्यों चाहेंगे यदि उनको लग रहा है कि जंग हम 25% तो जहां हम चाहते थे वो सब ऑलरेडी हम जीत चुके हैं, 25% हिस्सा जीत चुके हैं। जी, विजुअल से आवाज के साथ सुनाते रहिए, क्योंकि बड़े मतलब देख के खौफ आता है। तो जो लोग हमारे यहाँ वही लोग कहते हैं कि भाई वो ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया था 4 दिन में, तो जंग जब होती है तो गोला कहीं भी गिरता है, देख के नहीं गिरता कहाँ गिरा है। जी नहीं, गोला कहीं भी गिरता है। और भारत ने तो अपनी शर्तों पर एक, जिसको कहें कि शॉर्ट टर्म की एक डिफेंस स्ट्रेटजी अपनाई। दुनिया की जितनी भी जो डिफेंस प्लेबुक हैं उसमें वो सबसे टॉप पे अब है, एक केस स्टडी के तौर पर है, और हमने तय किया, उसके बाद हमने उसको पॉज कर दिया। लेकिन युद्ध तो किसी भी देश के लिए खतरनाक होता है, और ये तो सोचिए लगभग 3 साल हो गए इस युद्ध को चलते, ज्यादा हो गए, 3 साल से ज्यादा हो गए, और अभी भी ये हाल है कि ये पता नहीं कि कहाँ जाकर रुकेगा। और ये जब इस तरह से ड्रोन या इस तरह से हमले मिसाइल के होते हुए दिखते हैं तो जरा आप सोचिए कि किस तरह की स्थिति रह जाती होगी वहाँ लोगों के जनजीवन की। और फिर मैं कह रहा हूँ कि शांति की रूपरेखा तय है, चूंकि पुतिन को भी लग रहा है कि लास्ट है तो कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए, और जेलेंस्की को लग रहा है कोई रास्ता तो दे दो भाई, हम अपने देश में लोगों को मुंह दिखा सकें, सिर्फ इतनी सी बात। लेकिन क्या शांति की मुझे लगता है कगार पे खड़े हैं? होगी ही होगी, अब और जल्दी होगी, बिल्कुल होगी। चलिए, बहुत अच्छी है, तो दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी, हमारे लिए खासकर। हमारा भी कुछ नुकसान इस जंग की वजह से हो रहा है, वो भी बंद होगा।